गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, उनकी स्ट्रक्चर हमने डिटेल में की थी। और जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके 3 मेन स्टेप होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन, थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और प्री फर्टिलाइजेशन को हम 2 में डिवाइड करते हैं, एक तो है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड सेकेंड वन इज द ट्रांसफर ऑफ गैमीट। तो हम 1 बाय 1 इन सब स्टेप को देखेंगे कि ये कैसे होते हैं। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो मेल और फीमेल गैमीट है वो फॉर्म होते हैं। तो बच्चे, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मेल पार्ट ऑफ फ्लावर के डिस्कशन में, तो हमने बात की थी कि जो एंथर होता है वो बाई या डाइथिकस होता है, मतलब उसमें 2 लोब होती हैं। जैसा कि तुम डायग्राम में देख सकते हो, जो लेफ्ट हैंड साइड में एंथर की डायग्राम है, तो इसके एक लोब के अंदर जो है वो 2 सैक हैं, और बाई लोब है तो दोनों लोब के अंदर कितने सैक हो जाएंगे, 4। और जो राइट हैंड साइड में जो डायग्राम है बिल्कुल सेंटर में, आप उसमें देख सकते हो कि 2 लोब है, सो बाइथिकस है। सेंटर में जो है जिसको अटैच कर रखा है वो कनेक्टिव स्ट्राइल टिश्यू है जो दोनों लोब को अटैच करता है, और 2 लोब में 4 पॉलन सैक है जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। और इस पॉलन सैक के अंदर जो है वो स्पोरोजीनस टिश्यू और जिसको हम आर्किस्पोरियल सेल भी कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब हम बात करेंगे टीएस ऑफ एंथर। जब हम एंथर का ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो वो हमें एक सर्कुलर अपीयरेंस में आता है, जिसके जो 4 कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स में सैक प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। और अगर इनकी लेयर्स की बात करें तो आप बी डायग्राम में देख सकते हो कि सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस होती है, उसके बाद एंडोथीशियम आती है, फिर मिडिल लेयर आती है, और उसके बाद एक अंदर लेयर आती है, आप देख सकते हो ये डायग्राम में जहां लेबलिंग की है स्पोरोजीनस टिश्यू, उसके आउटसाइड वाली, जिसको हम टेप्टम कहते हैं। अब हम फंक्शन की बात करेंगे। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, इन तीनों का फंक्शन है प्रोटेक्शन का। ये किसको प्रोटेक्ट करते हैं, स्पोरोजीनस सेल्स को और आर्किस्पोरियल सेल्स को। जो टेप्टम है इसके जो सेल्स होते हैं वो, इनका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है, और इनका फंक्शन है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द माइक्रोस्पोर्स। मतलब जो स्पोरोजीनस सेल्स है ये आगे ग्रो करके बनाएंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना टेप्टम जो लेयर है उसका फंक्शन है। तो बच्चे, हम डायग्राम में देख चुके हैं कि जो एंथर है वो एक बाइलोब स्ट्रक्चर है। उसके जो दोनों लोब है वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ अ पैच ऑफ स्ट्राइल टिश्यू कॉल्ड कनेक्टिव। And the anther is 4-sided tetragonal structure, 4 microsporangia located at corners, 2 in each lobe। क्योंकि एंथर बाइलोब्ड है, इसका मतलब हर लोब के अंदर कितने सैक होते हैं, 2, और 2 लोब के अंदर कितने सैक हो जाएंगे, 4। और ये जो 4 सैक हैं ये चारों कॉर्नर में लोकेटेड होते हैं, हम डायग्राम में देख चुके हैं टीएस के अंदर। और इन चारों को हम पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। और इन पॉलन सैक के अंदर क्या पैक होते हैं, पॉलन ग्रेन। पिछले डायग्राम में हम टीएस में देख चुके हैं कि जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे एपिडर्मिस कहते हैं, उसके अंदर वाली को एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर, और सबसे इनर लेयर कौन सी है, टेप्टम। अगर फंक्शन की बात करें तो बाहर वाली जो लेयर्स है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर, इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, एंड दे ऑल्सो हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है टेप्टम, उसका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। और जो टेप्टम का सेल्स होते हैं इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं, और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है। इसका मतलब ये जो टेप्टम जो सेल है ये मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। नाउ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बच्चे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है सिंथेसिस ऑफ माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन। अब हम समझते हैं कि ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होती है।
बच्चे टीएस ऑफ एंथर में हमने देखा था कि ये जो 4 पॉलन सैक होते हैं, इसके अंदर जो स्पोरोजीनस सेल या आर्केस्पोरियल सेल है वो क्लोजली पैक होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एंथर मैच्योर करता है, एंथर बड़ा होता है, तो पॉलन सैक का साइज इंक्रीज होता है और जो आर्केस्पोरियल सेल्स हैं वो लूजली थोड़ा अरेंज होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उन्हें स्पेस मिल जाती है। और ये सारे के सारे सेल नहीं डिवाइड करते, इनमें से जो कुछ सेल हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं और जो बचे हुए सेल हैं वो डीजनरेट सेल्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं एंड दे टर्न इनटू एमएमसी, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब वो आगे जाके जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो माइक्रोस्पोर को फॉर्म करेंगे। So when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cell, the sporogenous tissue occupy the center of each microsporangium। मतलब सेंटर में, हर एक पॉलन सैक के सेंटर में स्पोरोजीनस सेल होते हैं जिसको आर्केस्पोरियल सेल भी कहते हैं और उनको साइड से कवर कर रखा होता है टेपटम ने। अब ये जो स्पोरोजीनस सेल है ये या आर्कोस्पोरियल सेल है, ये आगे फॉर्म करते हैं एमएमसी, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, अब इनके अंदर एक डिवीजन होती है जिसको हम मियोसिस कहते हैं। मतलब क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ, और मियोसिस से कितने सेल फॉर्म होते हैं, 4 सेल फॉर्म होते हैं। सो जो आर्किस्पोरियल सेल या स्पोरोजीनस सेल है, ये इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो डिप्लॉइड होता है और इससे जो 4 आगे सेल बनते हैं जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं, इनका क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है क्योंकि इनमें कौन सी डिवीजन हुई है, मियोसिस। सो बच्चे अभी आप देख सकते हो कि सबसे पहले सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू है, जो डिफरेंट आर्किस्पोरियल सेल भी जिसे हम कहते हैं, वो डेवलप होके बन जाएंगे एमएमसी, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर उनमें मियोसिस होगी जिससे 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे जिसको माइक्रोस्पोर टेट्राड भी कहते हैं। बच्चे ये जो 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, इनका अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है। ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक होके लीनियर भी बना सकते हैं, टेट्राहेड्रल मतलब टी शेप, कुछ भी शेप ये ले सकते हैं और ये इकट्ठे रहते हैं और ये चारों के चारों क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं। और जो टेट्राड के सेल्स हैं वो आगे जाके सेपरेट हो जाते हैं, फिर उनके अंदर डेवलपमेंट होती है किसकी, पॉलन ग्रेन की। वो अब हम आगे देखेंगे कि जो डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन है वो कैसे होती है। सो बच्चे ये आप देख सकते हो कि टेट्राड में से सिर्फ एक सेल शो किया हुआ है। सो बच्चे ये जो टेट्राड होता है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको सराउंड किया होता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने, और उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम कहते हैं एक्साइन, इनर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं एंटाइन। तो बच्चे सबसे पहले एक सिंगल सेल के सेंटर में एक वैक्यूल डेवलप होता है, वो वैक्यूल इनलार्ज होता रहता है और जो न्यूक्लियस है उसको एक साइड में पुश कर देता है। फिर उसके बाद इसमें साइटोकाइनेसिस होती है, मतलब इसका साइटोप्लाज्म है जो वो डिवाइड कर देता है इनटू 2 सेल। लार्ज सेल इज नोन एज अ वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल एंड स्मॉल वन इज नोन एज अ जनरेटिव सेल। सो वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल क्या होता है, बिगर होता है, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, अ लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। जनरेटिव सेल स्मॉल स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस इट फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। मतलब जो बच्चे आप बी डायग्राम देख सकते हो, जो बड़ा सेल है उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल और उसका जो बड़ा न्यूक्लियस है दैट इज वेजिटेटिव, और नीचे वाला जो छोटा सेल है दैट इज नोन एज अ जनरेटिव सेल, और उसके आसपास एक लेयर होती है जो कैलोस की लेयर होती है। सो बच्चे इस तरह माइटोसिस से मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, जो साइटोप्लाज्म है उसकी डिवीजन नहीं होती।
अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो बच्चे आप डायग्राम में देख सकते हो, जो पॉलन ग्रेन है उसके बाहर एक लेयर होती है जिसको हम एक्साइन कहते हैं, अंदर वाली लेयर को हम इंटाइन कहते हैं। तो जो एक्साइन है वो कई जगह एब्सेंट होती है, उस जगह को हम जर्मिनल फ्यूरो या जर्म पोर कहते हैं। और वो जो जर्मिनल फ्यूरो या जर्म पोर का क्या फंक्शन होता है, उसमें से एक ट्यूब निकलती है जिसको हम पॉलन ट्यूब कहते हैं, जो मेल गैमीट को कैरी करके ले जाती है फीमेल गैमीट तक। सो बच्चे द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमीटोफाइट। जो साइज, शेप, कलर है वो हर स्पीसीज में पॉलन ग्रेन का डिफरेंट होता है। अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पॉलन ग्रेन है उसको हम क्यों फॉसिल्स की तरह या काफी लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। उसका आंसर है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। जो पॉलन ग्रेन है उसमें स्पोरोपोलेनिन एक ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर किसी भी एंजाइम, टेम्परेचर या इन्वायरमेंटल कंडीशन का कोई असर नहीं होता। सेकेंड वन, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होती है कि हम पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व कर सकते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलन फूड क्या होते हैं। तो बच्चे जो पॉलन फूड होते हैं इसका मतलब ये है कि जो पॉलन ग्रेन है इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत होती है, इसमें प्रोटीन बहुत मात्रा में प्रेजेंट होता है, इसलिए जो एथलीट्स और रेस हॉर्सेज हैं उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए पॉलन ग्रेन का यूज किया जाता है, इसलिए इन्हें पॉलन प्रोडक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज पॉलन एलर्जी और ब्रोंकियल अस्थमा। तो बच्चे इसमें क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन है वो क्या करते हैं कि जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें एंटर करके जो एलर्जिक रिएक्शन है उसे ट्रिगर करते हैं, जिसके कारण हे फीवर भी हो जाता है, तो उसे पॉलन एलर्जी कहते हैं। नाउ वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, वायबल फॉर फ्यू मिनट टू सेवरल मंथ। वायबल मतलब उसकी जो एबिलिटी टू जर्मिनेट है, पॉलन ट्यूब निकालने की जो एबिलिटी है पॉलन ग्रेन की, वो फ्यू मिनट से लेके कुछ मंथ तक हो सकती है। सो बच्चे ये जो डायग्राम है इसमें हम देख सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट वॉल है पॉलन ग्रेन की उसको हम एक्साइन कहते हैं, इनर वाली को इंटाइन कहते हैं, और सी डायग्राम में आप देख सकते हो जहां जहां एक्साइन एब्सेंट है उसे हम कहते हैं जर्म पोर और जर्मिनल फ्यूरो। इससे क्या निकलता है, पॉलन ट्यूब जो है वो अराइज होती है। तो बच्चे ये हमने बात की थी कि जो स्पोरोपोलेनिन कैविटी में प्रेजेंट होता है, एक्साइन में इंटाइन बनी होती है सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की, और येलोइश कलर का पॉलन किट जो है वो एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि कैसे 60% में जो पॉलन ग्रेन शेड होता है उसमें 2 सेल स्टेज होती है, आप देख सकते हो, लार्ज वेजिटेटिव, स्मॉल जनरेटिव सेल, और कईयों में 3 सेल स्टेज में रिलीज होता है, वो आप सेकंड डायग्राम में देख सकते हो, लार्ज वेजिटेटिव सेल, और रिलीज होने से पहले जो जनरेटिव सेल है वो 2 मेल गैमीट में डिवाइड हो चुका है।